डियर स्टूडेंट्स, 64वीं बीपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जो हम लोग कुछ टॉपिक्स ले रहे हैं उसमें 2 टॉपिक्स जीएस से और 1 ऑप्शनल से होगा। कल हम लोगों ने जीएस का 2 पेपर जो अलग अलग 2 क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने किया, और आज भी जीएस के पेपर 1 और पेपर 2 से 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग ले चुके हैं, जिसे हमें 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। तो ये तो कंपलसरी क्वेश्चन है, इसे तो हर किसी को करना है। साथ ही हम लोग ऑप्शनल के भी 1 क्वेश्चंस करेंगे जो हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर का होगा, क्योंकि ये 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जिस पर थोड़ी बहुत हमारी समझ है। तो इस पर हम लोग देखेंगे कि कुछ डिस्कशन से कुछ अच्छे क्वेश्चंस क्या निकल पाते हैं और एग्जाम में हम इसे किस तरह से डिलीवर करेंगे। आज हिस्ट्री का 1 क्वेश्चन हम लोग लेंगे। हिस्ट्री में 4 खंड में सेक्शन 1 में पार्ट ए पार्ट बी होगा और सेक्शन 2 में पार्ट ए पार्ट बी होगा, मतलब 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा और कुल मिलाकर 6 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे कि आप इसमें एंशिएंट से 2 क्वेश्चन, मेडिवल से 1 क्वेश्चन, मॉडर्न से 2 क्वेश्चन और वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आप लिख पाएंगे। ये आप लिख लें। हमें जहाँ तक लगता है, जो हमारा अनुभव रहा है, हमने देखा है क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा होगा कि आप एंशिएंट से 2 क्वेश्चन लिखने पाने की स्थिति में होंगे। मेडिवल से क्वेश्चंस थोड़े से जिगजैग वाले होते हैं, तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे उसमें से आप, हमें लगता है कि 1 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे और 1 मिनिमम लिखना ही है। साथ ही मॉडर्न में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप 2 या 3 क्वेश्चन लिखने की स्थिति में होंगे, लेकिन आपको हर सेक्शन से 1 क्वेश्चन और अधिकतम 2 क्वेश्चन लिखने की स्थिति होगी। तो कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन हमें लिखने हैं। तो मॉडर्न से आप 2 क्वेश्चन लिखेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप 1 से ज़्यादा संभव है कि 1 क्वेश्चन ही लिख पाने की स्थिति में होंगे, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। और आप ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में ये स्थिति होगी कि आप एंशिएंट से 2 और मॉडर्न से 2 क्वेश्चन लिखेंगे। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन लेंगे। देखिए, आप जब मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप मानकर चलें कि आपको 30 मिनट टाइम मिलेगा। टोटल 6 क्वेश्चंस लिखने हैं, 3 घंटे का टाइमिंग है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो ये हम आपको लिख कर दे दें, आप इसे नोट डाउन कर लें कि पहले क्वेश्चन में आपको 40 से 45 मिनट लग जाएगा और नए लोग जो होंगे वो संभव है कि 50 मिनट तक लगा दें पहले क्वेश्चन का आंसर लिखने में। ये आप नोट डाउन कर लें, ये होगा। नए लोगों के साथ बहुत संभावना है कि 45 मिनट तो लग ही जाएगा और संभव है कि उससे भी कभी कभी आप जब आप लिखने लगेंगे तो हो सकता है आंसर कंप्लीट ना हो और आप 50 मिनट भी ले लें। तो ये होगा। तो पहले क्वेश्चन में आपका 50 मिनट तक जा सकता है, मतलब ये कि आप दूसरे क्वेश्चन का 20 मिनट पहले ही क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लगा देंगे। तो इसे आपको मैनेज करना होगा। ये सब प्रोज एंड कॉन्स, जो सारा खेल है, उसे आपको समझकर एग्जाम में बैठना है। पहले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपका ऐसा होगा जो आप बिल्कुल फास्ट लिखेंगे, तेज लिखेंगे, शायद आपका याद क्या हुआ हो या जो भी हो। आप 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको 25 मिनट के अंदर, 26 मिनट, 23 मिनट के अंदर क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा। 1 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, तो आप क्वेश्चन को बहुत छोटा करके भी नहीं लिख सकते। शब्दों की कोई सीमा नहीं है। वर्ड लिमिट बीपीएससी के एग्जाम में नहीं होता, आपके पास टाइम का लिमिट है। आधे घंटे में आपको ऐसे आंसर्स लिखने हैं कि सारे आंसर्स के पॉइंट्स आ जाए और एक एप्रोप्रिएट आंसर तैयार हो जाए। कई बार लोग पूछते हैं कि कितने हम शब्दों में लिखें, तो शब्दों की सीमा नहीं है। आपको टाइम का लिमिट है कि 30 मिनट के अंदर 1 क्वेश्चन को लिख लेना है और इसमें सारे वे पॉइंट्स आ जाएं जो अच्छे मार्क्स के लिए ज़रूरी है। तो आपको हर क्वेश्चन 50 मार्क्स का और हर क्वेश्चन पे 30 मिनट का टाइम मिलेगा और इसमें सब पॉइंट्स जो है आपको रिक्वायर्ड होंगे, डालने होंगे। तो ये ध्यान आप रखें, प्रैक्टिस करने से ये सब होगा। आप जब तक लगातार लिखने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये सारी कैलकुलेशंस को आप एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप लिखने की आदत डालें, और ये बहुत टफ वर्क है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स लिखने से भागते हैं, क्योंकि जब आप लिखने बैठेंगे तो हाथ नहीं चलता, आपको लगता है कि हम क्या लिखें, और ये डर, ये फोबिया आपको लिखने से रोक देता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, जब अभी घर में आप नहीं लिख पाएंगे तो क्या एग्जाम में आप लिख पाएंगे? तो इस हैबिट को आपको डेवलप करना है। आप डेली इस हैबिट को लगातार करने का प्रयास करें, डेवलप करें, चूंकि एग्जाम में ये आपका डर काम नहीं करेगा। सिर्फ आपका एक्सपेरिमेंट, आपका प्रैक्टिस, यही काम आएगा। तो 6 क्वेश्चंस में से आपको
जो टोटल मिलेंगे 12 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन लिखने हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री से, यानी सेक्शन 1 से पार्ट 1 से। आप क्वेश्चन देख लें, जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है वो पार्ट 1 से, सेक्शन 1 से पार्ट 1 से आया था 60 से 62वीं में, और इसे फिर हम रिपीट कर रहे हैं, ये आपकी 64वीं में अगेन बहुत संभावना है कि आ जाए। क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय इतिहास में पल्लवों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा करें। यानी कभी आप देखते होंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में कभी चोल आता है, कभी पल्लव आता है। ये सेक्शन ऐसा है जो जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका जो पार्ट छोड़ता हुआ जो अंतिम पार्ट है उसमें चोल और पल्लव में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो पिछली बार 63वीं में चोल आया है, उससे पहले 60 से 62वीं में पल्लव आया था। फिर से हम लोग 64वीं में पल्लव करेंगे। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन है दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लवों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा करें। यहाँ पर हम इसके आपको कुछ आंसर्स भी आपको दिखलाएंगे। जो कुछ आंसर्स हैं इसे आप देखेंगे मॉडल आंसर्स के रूप में, और इसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को जब आप तैयार करेंगे, दक्षिण भारत के इतिहास में आप जानते हैं कि 6वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत में पल्लवों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धि दिखाई देती है। पल्लवों ने अपने राजनीतिक इतिहास में कई सारे युद्धों को लड़ते हुए अपनी सत्ता दक्षिण भारत में स्थापित की। ये दो मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कि प्रायद्वीपीय भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करना, और दूसरा स्वयं को एक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करना। अगर आप पल्लवों की देखेंगे, यहाँ तक कि चोल काल में भी यह हुआ था कि उन्होंने अपनी नौसेना को संगठित किया, तो पल्लवों ने भी अपनी नौसेना को संगठित किया। ये उनकी राजनीतिक एक बड़ी उपलब्धि है। तो आप राजनीतिक उपलब्धियों में जब देखेंगे तो पल्लवों ने चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट और पांड्यों से लड़ते हुए, युद्ध करते हुए अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया और उसका विकास और विस्तार किया। इसमें मुख्य रूप से सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड और महेंद्र वर्मन की बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही। तो इनका राजनीतिक इतिहास आप पढ़ेंगे, अलग अलग शासकों के काल के, और फिर उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। द्रविड़ स्थापत्य कला और द्रविड़ कला को पल्लव काल में बड़ा ही महत्वपूर्ण विकास और विस्तार मिला। पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अलग अलग पल्लव शासकों ने अपने समय में द्रविड़ कला के अलग अलग रूपों का प्रस्तुतिकरण किया। इनमें नरसिंह वर्मन शैली, मामल्य शैली, राजसिंह शैली, नंदी वर्मन शैली, ये सब ऐसी शैलियां थीं जो तमिलनाडु के आसपास तंजौर, महाबलीपुरम, गुडीमल्लम जैसे क्षेत्रों में विकसित और विस्तारित हुई। इनमें स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, इसके साथ साथ साहित्य कला का भी विकास और विस्तार हुआ। साथ ही ये ध्यान रखें, जो कंटेक्सचुअल मैप है किसी भी शासन का, साम्राज्य का, जो काल है उसके क्षेत्र विशेष को आप जरूर दर्शाएं। शासकों की कुछ महत्ता, कुछ विशेष बातें, कुछ ऐसा चरित्र जिसे अलग से आपको बताना है, तो इसे आप जरूर इंक्लूड करें, और हो सके तो उसे अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। एग्जाम में जब आप लिख रहे हैं तो इसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, उसे आप इनसर्किल भी कर सकते हैं, आप इसे डिमार्केट कर सकते हैं। आप इन्विजिलेटर को बताना चाहते हैं कि आपने जो कुछ अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं उसे वे ज़रूर देखें, तो आप इसे ज़रूर इंक्लूड करें। आप अपने कुछ इनोवेशन को जब तक नहीं डालेंगे एग्जाम में, आंसर राइटिंग में, तब तक मार्क्स आपके बढ़ेंगे नहीं। तो अलग से इसमें अगर आप कुछ डालते हैं तो डेफिनेटली आप 4 से 5 मार्क्स आप बढ़ा लेंगे, और ये 4 से 5 मार्क्स हर क्वेश्चन में बढ़ने के बाद आपका रिजल्ट अच्छा तैयार करेगा, और फाइनली हो सकता है कि कुछ अच्छे रैंक्स आपको मिल जाए। तो ये सब संभव होगा एक अच्छे नोट्स के साथ, अच्छा इसमें तथ्य और फैक्ट्स का आ जाना या उसमें मिल जाना। तो आंसर राइटिंग आप जब भी करें, ये बात आप ध्यान रखें कि आपके बने बनाए नोट्स में अलग से उसमें फैक्ट्स आने चाहिए। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बने बनाए नोट्स को या तो रट रहे हैं या फिर उसे पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये मार्केट में जो फ्लोटिंग नोट्स हैं, ये बने बनाए सालों से आ रहे नोट्स हैं, तो इसके जो इन्विजिलेटर हैं इसे बार बार देख रहे हैं, तो इसे आपको ज़रूर थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। बल्कि इंट्रो आप ज़रूर चेंज कर लें। अगर आप इस स्थिति में हैं कि इंट्रोडक्शन में आप अपने शब्द कुछ अच्छे डाल सकते हैं तो वो आप ज़रूर डालें, और कंक्लूजन में और थोड़ा सा बॉडी में आप बीच के कंटेंट्स में अपनी ओर से ज़रूर डालें। तो मेंस के आंसर राइटिंग में आप ध्यान रखें कि आपके पास टाइम का क्रंच होगा,
आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे फैक्ट्स को डालना है। तो नए लोग जो हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आप अभी तो घर में लिख रहे हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन देखते ही जैसे ही आप लिखने बैठेंगे हाथ नहीं चलेगा। कहाँ से शुरू करें, क्या लिखें? आप जो याद करके जाएंगे क्वेश्चंस, बहुत से लोग क्वेश्चन याद करते हैं, ये भी अच्छी बात है। आप कम से कम आपका 50% क्वेश्चन हो जो याद क्या हुआ, क्योंकि टाइम कम है और आपको लिखना बहुत कुछ है। तो अगर आप कुछ क्वेश्चन को मेमोराइज कर लेते हैं जो बहुत आने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे ये पल्लव काल है, इस क्वेश्चन को आपको गेट बाय हार्ट कर लेना चाहिए, साथ ही आप इस पर कंसेप्ट भी डेवलप कर लें। तो वे क्वेश्चंस जो डेफिनेट हैं उसे याद कर लेने में कोई बुराई नहीं है, साथ ही आप पैरेलल कंसेप्ट ज़रूर डेवलप कर लें। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन हमने आपको दिया है, ये आप ध्यान रखें कि इस क्वेश्चन के साथ आपको चोल काल के साथ तुलना आ सकता है। जो बीपीएससी का पैटर्न आप दिख रहा है उसमें यह है कि क्वेश्चंस को, दो क्वेश्चंस को मर्ज करके आपके सामने दिया जा रहा है। जो इस बार 63वीं में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को मिला दिया गया। हिस्ट्री में अगर आप देखें, एक क्वेश्चन को पिछली बार आया था 60 से 62 में, उसमें बौद्ध काल को जैन से जोड़ दिया गया, यानी जैनिज्म के साथ बुद्धिज्म को जोड़ करके दोनों के बीच तुलना, समानताएं और अंतर आपसे पूछा गया। इस तरह का पैटर्न आ रहा है। और 63वीं में आप वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन देखें, फ्रांसीसी क्रांति को रूसी क्रांति के साथ जोड़ दिया गया, दोनों के कारण और परिणामों को लिखें। तो इस तरह से दो जो मिलते जुलते एडजेसेंट क्वेश्चंस हैं या पैरेलल दिखने वाले क्वेश्चंस हैं, उनको जोड़ करके दिया जा रहा है। तो पल्लव के साथ चोल काल का बहुत गहरा संबंध है। आप जब पल्लव काल कर रहे हैं तो आपको चोल काल भी करना होगा, लेकिन आप पल्लव काल को अच्छे से क्वेश्चन बनाकर संभव हो तो याद कर लें और उसे बार बार लिखें। साथ में चोल काल के कंसेप्ट को डेवलप कर लें कि किस तरह से स्थानीय शासन का विकास हुआ था चोल काल में और चोल काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या थी। साथ में यह करना होगा, यह क्वेश्चन बन जाता है कि पल्लव काल की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को चोल काल की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों से तुलना करके स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, इस पर आप बिल्कुल ध्यान रखें। हम बिल्कुल आपको जगा देते हैं, आपको बता रहे हैं ये बड़ी संभावना है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ पल्लव करके जाएंगे या केवल चोल करके जाएंगे, क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। जो मिलते जुलते क्वेश्चन हैं उसमें आपको सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी भी करना है। तो आप पल्लव करें, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, साथ में आपको चोल काल की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां भी समझ लेना है। आप समझ लें सिर्फ। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए। आपको एक क्वेश्चन डेली मिलेगा, इसे आपको कैसे करना है ये आपको समझना है, और दो क्वेश्चंस आपको जीएस में भी करना है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप ये मान कर चलें, इतना आप कर लेते हैं तो कोई सवाल नहीं है कि आप मेंस नहीं निकालेंगे। हम मानने को तैयार नहीं है कि आप इस तरह से अगर आप करते चले गए तो मेंस आपका नहीं निकलेगा, प्रश्न ही नहीं उठता। टेक केयर।